स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी लोगों की बहुत डिमांड आ रही है थी कि ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए जाए, तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप डी के लिए। स्पेशली इसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चन को बेसिस बना के इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पीवाईक्यूज पूछे गए थे पिछले जो एग्जाम्स हुए थे ग्रुप डी के, उन्हीं के बेसिस पे ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखें। और लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछते हैं, लास्ट में हम आपसे क्या एक प्रश्न पूछते हैं, तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो सोलुंग उत्सव है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सोलुंग उत्सव ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के अन्य उत्सवों की बात करें तो इसमें फेमस जो उत्सव आते हैं, एक तो आपका होता है मोपिन, दूसरा होता है ड्री उत्सव, तीसरा जो होता है वो होता है नागा मचो। नागा मचो ये आपके तीनों अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगर हम एमपी में उत्सवों की बात या महोत्सवों की बात करें तो एमपी में सबसे फेमस एक मनाया जाता है तानसेन महोत्सव, और इसके बाद एमपी में एक मनाया जाता है नागाजी मेला। नागाजी मेला, तानसेन महोत्सव और खजुराहो उत्सव। खजुराहो उत्सव ये आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में तानसेन महोत्सव, नागाजी मेला और खजुराहो महोत्सव ये मनाए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो फेमस त्यौहार आता है, एक तो आपका होता है बुद्ध पूर्णिमा, ताज महोत्सव, कजरी मेला और महाकुंभ मेला, तो आप सभी को पता ही होगा। तो ये है उत्तर प्रदेश के नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। और आप सभी लोगों को बता दें, ये जो पीडीएफ होता है हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दूसरा प्रश्न है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 65 वर्ष। 65 वर्ष इसकी आयु सीमा होती है। अगर हम सीजीआई की बात करें तो वर्तमान समय में कौन है 51वें नंबर की, ये सीजीआई हैं। तो यहाँ पे जो सीजीआई है 51 नंबर के, वो है आपके संजीव खन्ना। कौन है सीजीआई? तो संजीव खन्ना 51वें नंबर की सीजीआई हैं। अगर हम 50वें नंबर की सीजीआई की बात करें तो ये आपके थे डीवाई चंद्रचूड़। कौन थे? तो डीवाई चंद्रचूड़ जो थे ये आपके 50वें नंबर की सीजीआई थे। और आपको पता ही होगा जो सीजीआई होता है भारत का, उसको कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, जो फर्स्ट सीजीआई थे वो कौन थे? तो जो फर्स्ट सीजीआई थे वो आपके थे हीरालाल जे कानिया। ये आपके फर्स्ट सीजीआई थे, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किस समाज सुधारक के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और जगह क्या थी? तो पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम ज्योतिबा फुले की पुस्तक की बात करें तो बहुत फेमस पुस्तक है, वो कौन सी है? तो ये है आपकी गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है इतना ज्योतिबा फुले से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 123 किसे अध्यादेश जारी करने की शक्तियां देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद के सदन ना चल रहे हों तो उसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश की न्यूनतम सीमा क्या होती, अधिकतम सीमा क्या होती है? तो ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये आपका। तो 6 माह और 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश वैलिड रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वहीं हम राज्य की बात करें तो राज्य में जो है वो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत।
ये इसको राज्यपाल जारी करता है। उपराष्ट्रपति की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक ये भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। वहीं प्रधानमंत्री 75 में दिया गया है और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो आते हैं वो आपके आर्टिकल 93 में इनका वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गंडक। गंडक जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी अगर यमुना की सहायक नदी की बात करें तो चंबल, बेतवा, कैन और सेंगर, टोंस और हिंडन ये आपकी सहायक नदी हैं किसकी? यमुना की। यमुना जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपकी किस मॉडल पर आधारित थी? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो आपका ये किस मॉडल पर था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। समय था इसका 1956 से 1961 तक इसकी टाइमलाइन थी। और इसमें जो हमारा मिशन था वो था हमारा तीव्र औद्योगिकीकरण। तीव्र औद्योगिकीकरण इसमें हमारा मिशन था। और इसी पंचवर्षीय योजना के समय हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि औद्योगिक नीति 1956 लेके आए थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य कितना रखा था? तो 4.5% हमने लक्ष्य रखा था, जबकि हासिल हमने कितना किया? तो 4.3% हमने हासिल किया। अब पंचवर्षीय योजना से ये नया ट्रेंड बन गया है कि इनका लक्ष्य पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य अब आपने देखा होगा जीडी के एग्जाम में, एएलपी में और आरपीएफ में भी यहाँ तक कि पूछा गया था और आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था। तो आरआरबी का मूड है कि जो पंचवर्षीय योजना है उनसे थोड़ा डिटेल में पूछा जाए, तो ये लक्ष्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम आगे इसमें बात करें, तीव्र औद्योगिकीकरण के तहत ही हमने इसमें राउरकेला प्लांट, कौन सा? राउरकेला प्लांट और दुर्गापुर प्लांट और साथ ही में भिलाई इस्पात संयंत्र, ये हमने जो राउरकेला था ये जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर जो था वो यूके की सहायता से और भिलाई जो था वो हमने रसिया की सहायता से स्थापित किए थे। राउरकेला कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। दुर्गापुर कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। और भिलाई कहाँ पे है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में भिलाई पड़ता है। वहीं अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब से स्टार्ट हुई थी? तो 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। और पंचवर्षीय योजना हमने लिया कहाँ से था? तो यूएसएसआर से हमने लिया था। ऐसे ही हम सारा कवर करते चलेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएंगे ऐसे ही आप देखेंगे कि जो लेवल है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे बेहतरीन तैयारी हम करा देंगे आपकी जीके जीएस के सेक्शंस की। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को किस भाषा ने प्रस्थापित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा मराठी। मराठी की बात करें हम तो मराठी जो है भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर जो बोली जाती है वो आपकी बंगला बोली जाती है और पहले नंबर पर जो बोली जाती है वो आपकी हिंदी बोली जाती है और चौथे नंबर पर आपकी तेलुगु बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो हम मनाते हैं ये आपका किस तारीख को मनाते हैं? तो ये हम 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। वही अगर हम दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की बात करें तो 1 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। और वहीं 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मानव अधिकार दिवस और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन दिवस। ये आपको याद रखने हैं दिसंबर से महत्वपूर्ण दिवस। अगला प्रश्न आता है, प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, किस स्थापना की स्थापना 1867 में बॉम्बे में की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 में किसके द्वारा की गई थी? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
तो कर्क रेखा जो है ये आपकी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा पता ही होगा आपको, 23 डिग्री 27 नॉर्थ ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आता है गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर हम वही बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो टोटल 17 देशों से और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो गंगा नदी पर कौन सा बांध बना था निम्नलिखित में से? तो उसका राइट आंसर होगा टेहरी बांध। टेहरी बांध जो है वो आपका गंगा नदी पर बनाया गया था। चमेरा बांध की बात करें तो ये आपका रावी नदी पर बना है और कोयना बांध जो है वो कोयना नदी पर बना है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और रेहंद बांध जो है इसी को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर के रूप में ही जानते हैं और रेहंद नदी पर इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न आता है, नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से डैश को भारत में अवसंरचनात्मक विकास के मामले में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मिला? तो प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन में किस क्षेत्र में भारत विकास जो हुआ वो उसमें ब्रिटिश की सबसे ज़्यादा भूमिका रही? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रेलवे। रेलवे विकास में ब्रिटिश शासन का भारत में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, तमिलनाडु के किस स्थान पर आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा? तो तमिल विश्वविद्यालय ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तंजावुर। तंजावुर में जो है वो आपका तमिल विश्वविद्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न काल वैसाखी से संबंधित है। तो काल वैसाखी से कौन से राज्य संबंधित हैं? तो यहाँ पे आएगा आपका पश्चिम बंगाल और असम जो है भी आपके काल वैसाखी यानी कि प्री मानसून बौछार से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकाय के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता? तो स्थानीय निकाय जो होते हैं, निम्नलिखित में से इन ऑप्शनों में से कौन सा कार्य जो है वो क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है स्थानीय निकाय के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा विधि और व्यवस्था जो है वो स्थानीय निकाय का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न आता है, किस उत्तरी पूर्व शहर में आपको द क्राइस्ट चर्च मिलेगा, जैसे पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये आपका गुवाहाटी में द क्राइस्ट चर्च है, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च है। अगला प्रश्न आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं, एक बड़े बांध का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसे ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो इसमें आपको ये 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। और यहाँ पे हम बताएं आपको राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका होगा डी। यह धारा प्रतिकूल जलाशय क्षेत्र में लोगों को विस्थापित करता है, मतलब लोग यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन अगर डैम्स वगैरह नहीं बनेंगे तो ये डेवलपमेंट में भी एक बाधा हो सकती है। तो ये अपने अपने मत थे उन लोगों के। तो वहाँ पे जो राइट आंसर था वो आपको मैंने बताया। मूल्य निर्धारण रणनीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक फर्म एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमतें वसूल करती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा मूल्य विभेद। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अगर हम ग्रुप डी में बात करें तो इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे थे, यहाँ तक कि 3 से 4 प्रश्न इकोनॉमिक्स से बन रहे थे और करंट अफेयर से 4 से 5 प्रश्न। तो करंट अफेयर इकोनॉमिक्स एक अच्छा वेटेज लेके चलते हैं ग्रुप डी के एग्जाम्स में। और साइंस का तो वो सेक्शन आपका अलग ही होता है, लेकिन साइंस हमने इसमें भी इंक्लूड किया है जो नॉर्मल साइंस है। पहले हम नॉर्मल साइंस कवर करते चलेंगे प्रैक्टिस सेट में, बाद में हम आपको टॉप क्वेश्चंस भी कराएंगे साइंस के। तो साइंस के लिए अभी आप निष्फिक्र रहें, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है कब से एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट साइंस के भी हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी पहले हम जीके जीएस अपना प्रीवियस ईयर सारा कवर करके चलेंगे। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में। इनको जोड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 में इनको जोड़ा गया था और आर्टिकल 51A था इनका, जिसमें इनको जोड़ा गया था। समिति कौन थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इनको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आता है हमारा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो था वो आरंभ हो गया था। यही 1857 की क्रांति का प्रारंभिक जो कारण था ये था। अगर हम इसमें 1857 की क्रांति की बात करें तो शुरुआत कब हुई? तो 10 मई मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। मंगल पांडे पहले सिपाही बने जिन्होंने इस
का विरोध किया और समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल जो थे वो कैनिंग थे। और मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो धर्मी वस्तुओं को किस बने पात्र में रखा जाना चाहिए? तो जो रेडियो धर्मी वस्तु होती है किस पात्र में रखी जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शीशे के जो पात्र होते हैं उसमें जो रेडियो धर्मी होती हैं, रेडियो एक्टिव चीज़ें होती हैं, उनमें रखा जाता है। अगला आता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो पृथ्वी की जो आयु का आकलन होता है ये किससे होता है? तो जैविक घड़ी से पृथ्वी की आयु का आकलन होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्रिएट यानी कि कोरोना जो होता है ये आपको दिखाई देता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न आता है, बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है? तो 2024 में किस मंत्रालय को 2025 का जो बजट अभी फरवरी में पेश हुआ आपका, उसमें किस मंत्रालय को राशि सबसे अधिक पेश की गई? तो रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा राशि मिली थी। रक्षा के बाद जो आता है वो आपका पहला जो था रक्षा मंत्रालय को मिला बजट। दूसरे नंबर पर जो बजट आता है वो रोड ट्रांसपोर्ट, इसके मंत्री नितिन गडकरी हैं, उस मंत्रालय को मिला। तीसरे नंबर पर आता है आपका रेलवे और चौथे नंबर पर जो आता है वो आपका आता है होम मिनिस्ट्री। ये आपको याद रखना है। ये आप कहें करंट अफेयर के प्रश्न जो है ये मैंने प्रीवियस ईयर बेसिस पे ही दिए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था बजट से संबंधित, तो मैंने इस प्रैक्टिस सेट में लेटेस्ट बजट से संबंधित क्या प्रश्न बन सकता है वो मैंने इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे जो सीन रहने वाला है वो आपका 3 से 4 हम साइंस के क्वेश्चन लेंगे और 2 प्रश्न हम करंट अफेयर के लेके चलेंगे। बाकी जो आपका नॉर्मल जीके जीएस पूछा जाता है एग्जाम्स में वो हम डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चंस में आपका वेटेज ये रहने वाला है, कभी 3 से 4 आपके साइंस हो जाएंगे तो 1 करंट अफेयर, या तो 3 साइंस हो जाएंगे तो 2 करंट अफेयर। जो 20 के 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी जो एज इट इज जीके आती है एग्जाम्स में उसके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट का रूप रहने वाला है आगे भी। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा पहली हाइपरलूप वैश्विक प्रतियोगिता की मेजबानी की गई। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इग्नाइटेड माइंड नामक किताब किसने लिखी है? तो इग्नाइटेड माइंड जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं आपके पास, विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम और अनीता देसाई। तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कहाँ पे देना है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप पीडीएफ्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमने ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के, साइंस के, स्पेशली ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए 20 मॉक टेस्ट जीके जीएस के और 20 मॉक टेस्ट जो हैं वो साइंस के प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आप लोग इनको भी दे सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।